गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी ऑसिलेशन, ये एक चैप्टर है आपका, वो हमने ख़त्म कर दिया है। और आपने उसकी थियरी, उसके एमसीक्यूज़ भी शायद से अभी तक ख़त्म कर दिए होंगे। नहीं किए तो उसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दो, क्योंकि ये इसी टॉपिक के आधार पे अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। यस, अभी हम इसमें वेव्स से रिलेटेड स्टडी करने वाले हैं। एक बात याद रखना, एसएचएम के ऊपर ये चैप्टर डिपेंडेंट है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। और ये चैप्टर के ऊपर इसके इमीडिएट नेक्स्ट जो चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, तो ये वेव ऑप्टिक्स जो चैप्टर है ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। यानी ये तीनों चैप्टर्स ज़रा इम्पॉर्टेंट है और इन तीनों चैप्टर्स का वेटेज भी ज़्यादा होता है, हर साल होता है, तो इस साल भी होने के चांसेस है। हालांकि अभी तक कुछ वेटेज के बारे में डिक्लेरेशन हुआ नहीं है, बट हमेशा ये तीन चैप्टर्स का वेटेज जो होता है वो ज़्यादा रहता है, स्पेशली ऑसिलेशंस और ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और इंटरफेरेंस भी उतना ही, इंटरफेरेंस यानी वेव ऑप्टिक्स, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो अभी हम आगे बढ़ते, लेट अस प्रोसीड टू वेव्स। तो वेव्स यानी बेसिकली है क्या? तो अभी वेव आपने कई बार किसी स्ट्रिंग पे जनरेट की होगी। ऐसे स्ट्रिंग आपने हाथ में ली होगी और उस स्ट्रिंग का एक एंड अगर आप ऐसे हाथ में उठा के ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो आपको ये दिखाई देता है कि स्ट्रिंग के ये जो वाइब्रेशंस है, उस स्ट्रिंग के उस पोर्शन के ये वाइब्रेशन स्ट्रिंग में आगे बढ़ते जाते हैं। यानी पूरी स्ट्रिंग में आपको इस तरह के वाइब्रेशंस दिखाई देते हैं, तो इसी को हम वेव कहते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है? हुआ ये है कि आपने ये वाला पॉइंट जो है वो आपने हाथ में रखा है और इस पॉइंट को ऐसे ऊपर नीचे किया। ऊपर नीचे करने से बेसिकली ये एक पॉइंट दूसरे एडजेसेंट पॉइंट को कनेक्टेड था, वो वाला उसके बाद वाले पॉइंट को कनेक्टेड था। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। आपने ऑसिलेशन सिर्फ ये एंड पॉइंट के को दिए हैं। आपने ऑसिलेशंस किसको दिए हैं? सिर्फ ये जो एंड पॉइंट है उसी को आपने ऑसिलेट किया है। पर ये ऑसिलेशन एज ऑल दीज पार्टिकल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये ऑसिलेशन इस पार्टिकल से उसके अगले वाले पार्टिकल में पास हुए, अगले वाले पार्टिकल से उसके अगले वाले पार्टिकल में ये ऑसिलेशंस पास हुए। ये पास हुआ यानी ये क्या हुआ है? ये जो पास हो रहा है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे, ये पास हो रहा है एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। यस, यहाँ पे एनर्जी जो आप दे रहे हो उस पार्टिकल को, एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम, ये दोनों पास हो रहे हैं आगे के पॉइंट्स को, और इस तरह से ये वेव जनरेट होती है किसी भी मीडियम में। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ थियोरेटिकल पार्ट मिसिंग है जो मुझे पुराने पोर्शन से आपको बताना पड़ेगा, बट एनीवे अब यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कुछ टाइप ऑफ वेव्स दिए हैं, मैकेनिकल वेव्स दिए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिए हैं, साउंड वेव्स दिए हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे कुछ वेव्स के बारे में छोटी सी जानकारी दी है। और उसके बाद वो, हालांकि साउंड के बारे में हमने 11th में भी पढ़ा है, अगर आपको याद होगा तो अभी देख लेते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले जो जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये डेफिनेशन के लिए या एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म के क्वेश्चंस में आ सकती है। तो पेज नंबर है सबसे पहले आपका 131, जहाँ से ये चैप्टर शुरू हो रहा है। और उसमें सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का एक सिंपल एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे कि एक पानी में अगर आप पत्थर फेंकोगे तो पानी में पत्थर फेंकने से आपको दिखाई देता है कि ऐसे सर्कल्स जो है ये सर्कल्स बनते हैं और ये सर्कल धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। यानी हुआ क्या? यही वही हुआ जो यहाँ पे हुआ। आपने डिस्टर्बेंस यहाँ पे दिया है। डिस्टर्बेंस यानी एक तरह की एक मूवमेंट आपने दी है उस पार्टिकल को। तो स्टोन फेंकने से आपने उस पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दिया और वो डिस्टर्बेंस जो है वो आगे आगे बढ़ते जाता है। ये डिस्टर्बेंस जो आगे बढ़ता है उसी को हम वेव कहते हैं। सो आई होप डिस्टर्बेंस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी मीडियम का एक पार्टिकल है वो अगर स्टेशनरी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट अगर आपने उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर दिया, थोड़ा फोर्स अप्लाई कर दिया या थोड़ी इम्पल्स उसको दे दी, सो दैट मीन्स वहाँ पे आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है और ये डिस्टर्बेंस जो है वो आगे बहते जाता है, बढ़ते जाता है, और उसी को हम कहते हैं वेव्स। आगे नाउ नेक्स्ट क्या मार्क करना है वो देखो आप लोग। आपके पेज नंबर 131 पे मैकेनिकल वेव की एक डेफिनेशन की ज़रा कुछ तो दिया है, मैं वो पढ़ रहा हूँ। लाइन नंबर है 4।
A mechanical wave is a disturbance produced in an elastic medium due to periodic vibrations of particles of the medium about their respective mean position. Yes, periodic vibrations यानी आपको अभी याद आ गया होगा SHM। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो सारे पार्टिकल्स है उस वेव के, यानी उस मीडियम के, सॉरी वेव के नहीं, मीडियम के, all these particles are performing vibrations about their respective mean position। तो ये पार्टिकल इसकी मीन पोजीशन ये है, ये पार्टिकल इसकी मीन पोजीशन ये है, ये पार्टिकल इसकी मीन पोजीशन ये है। तो हर एक पार्टिकल की अपनी अपनी एक मीन पोजीशन है, और ये सारे के सारे पार्टिकल जो है वो SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। और हर एक पार्टिकल का अगर आप देखोगे तो फेज़ अलग अलग है, क्योंकि आप देखो ये पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पे है, ये पार्टिकल उसके थोड़ा आगे है, ये पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है, इधर वाला पार्टिकल जो है उसके एम्पलीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में। यानी यहाँ पे ये पता चलता है कि हर एक पार्टिकल का जो फेज़ है, आई होप आपको ये फेज़ समझ में आ गया होगा। नहीं आते तो मैं आपको ये बता दूँ, SHM का एक सिंपल इक्वेशन में लिख देता हूँ, x = a sin ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। तो ये जो ब्रैकेट है ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, इसे हम कहते हैं फेज़। तो ये जो फेज़ है ये हर एक पार्टिकल का अलग अलग है, और जो कि फेज़ अलग अलग है इसलिए उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है x ये भी अलग अलग है। हाँ, कुछ पार्टिकल जो है जिनकी डिस्प्लेसमेंट सेम है, उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं, जैसे कि ये पार्टिकल हैं सारे के सारे, तो ये यहाँ का पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल, यहाँ का, उनकी डिस्प्लेसमेंट अभी 0 है, दे आर एट अ मीन पोजिशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल जो है दे आर इन फेज, दे आर इन फेज, ऐसा हम बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, ये एनालिसिस हम आगे भी करने वाले हैं। तो डेफिनेशन ऑफ मैकेनिकल वेव आपके बुक में दी है, उसे आप सबको मार्क करना है। मैकेनिकल वेव इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन एन इलास्टिक मीडियम ड्यू टू पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक है, इन दिस प्रोसेस, अब जो मैंने पहले बताया था अभी यही यहाँ पे दिए, इन दिस प्रोसीजर एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर ट्रांसफर्ड, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों पास होते रहते हैं। और इसके ऊपर एक MCQ भी आया था इससे पहले की एग्जाम्स में कि इन अ प्रोग्रेसिव वेव डैश डैश इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो यहाँ पे आंसर है उसका एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, ये पॉइंट आपने मार्क कर लिया होगा। Yes, of course, there is no transfer of matter in case of progressive wave। अब इसको हमने नाम दिया है प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव नाम इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है दैट इज़ प्रोग्रेसिंग टू अनदर एंड ऑफ द मीडियम, एनर्जी इज़ प्रोग्रेसिंग टू अनदर एंड ऑफ द मीडियम, इसलिए ये वेव को हमने कहा है प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी एंड मोमेंटम ये दोनों ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, आगे के पॉइंट को वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब और एक इसमें है कि सिर्फ एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा मीडियम आगे जाएगा, मीडियम आगे नहीं जाएगा, मीडियम जहाँ है वहीं रहेगा। ठीक है, यानी ये अगर मान लो ये एक स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग वहीं के वहीं रहेगी, स्ट्रिंग आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग आगे नहीं बढ़ रही, यानी देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मैटर इन प्रोग्रेसिव वेव्स। ये भी पॉइंट यहाँ पे दिया है, इसको भी आप मार्क कर लो। बट देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मैटर और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन विच द वेव इज़ ट्रैवलिंग। सो एनर्जी एंड मोमेंटम ये दोनों ट्रांसफ़र हो रहे हैं, देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मैटर इन केस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। ये पार्ट यहाँ पे उन्होंने दिया है। एक और टाइप के बारे में उन्होंने जानकारी दी है, दैट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका ज़्यादा डिस्कशन हम आगे भी करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे आर बेसिक, ये चैप्टर हमने 11th में भी पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रैवल। इससे ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। बाकी हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, जैसे डॉपलर इफेक्ट है, इको है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने 11th के जो साउंड चैप्टर है उसमें भी हमने देख लिए थे। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है एक और डेफिनेशन मुझे दिखाई देती है उसी पेज नंबर पे, पेज नंबर 131 पे प्रोग्रेसिव वेव की ये डेफिनेशन है। तो प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन देखो,
A wave in which the disturbance produced in a medium travels in a given direction continuously without any damping and obstruction from one particle to another particle is a progressive wave. देखो यहाँ पे a wave which is generated and it is progressing without any damping. damping का मतलब ऐसा है कि आपने शायद ऑसिलेशंस में भी पढ़ा था. डैम्पिंग का मतलब ये होता है कि ये जो एम्पलीट्यूड है, हाँ अब एम्पलीट्यूड आपको पता होगा ये वाला पार्ट, तो ये जो एम्पलीट्यूड है वो हर एक पार्टिकल की ऑफ दिस मीडियम सेम रहेगी. अगर इस तरह की वेव है तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एम्पलीट्यूड जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है. तो अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो रही है तो इसको हम कहते हैं डैम्प्ड प्रोग्रेसिव वेव, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो डैम्पिंग का मतलब है एम्पलीट्यूड का धीरे धीरे कम होना. तो ये यहाँ पे हो रहा है बट यहाँ पे नहीं हो रहा है. सो इस तरह की अगर डैम्पिंग नहीं है तो उसे हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव. तो ये दो डेफिनेशंस हमने देखी, पहली तो मैकेनिकल वेव और दूसरा है प्रोग्रेसिव वेव. कोई भी एक डेफिनेशन आपको आ सकती है. एक और नाम दिया है और ट्रैवलिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव को एक और नाम दे दिया उन्होंने, ट्रैवलिंग वेव. अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थियरी पेपर में पूछा जाता है और वो ये है कि राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स में ईच पार्टिकल इन अ मीडियम एग्जीक्यूट्स सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशंस. जैसे मैंने बताया कि ये पार्टिकल वाइब्रेशंस कर रहा है, उसके वाइब्रेशन इस पार्टिकल को भी पास हो जाते हैं. तो ये ओवरऑल कुछ देर बाद सारे के सारे पार्टिकल जो है, अगर ये कंटिन्यूस वेव यहाँ पे जनरेट हो रही है तो सारे पार्टिकल जो है दे आर परफॉर्मिंग वाइब्रेटरी मोशन, सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशंस. पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, जिसका ये इक्वेशन आपने देखा था. और अब इसी इक्वेशन के आधार पे हो सके तो अभी की क्लास में या नेक्स्ट वाली क्लास में हम उसका इक्वेशन भी डिराइव करेंगे, जो इक्वेशन आपके टेक्स्ट बुक में डिराइव नहीं किया है. ठीक है. ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. हर एक पार्टिकल की जो एम्पलीट्यूड है वो सेम रहेगी. यहाँ पे डायग्राम थोड़ी अच्छी नहीं ड्रॉ की है मैंने, बट हर एक पार्टिकल की जो एम्पलीट्यूड है वो सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी सबकी सेम रहेगी. द फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल. ये अभी मैंने आपको बताया था कि ये पार्टिकल का ये जो फेज़ मैंने अभी यहाँ बताया था कि हर एक पार्टिकल का फेज़ जो है वो अलग अलग रहेगा. हाँ, और इसमें से भी कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका फेज़ सेम है, जैसे ये पार्टिकल्स है जिनका फेज़ सेम है. ये पार्टिकल जो है इनका भी फेज़ सेम है, ये वाले पार्टिकल्स का भी फेज़ सेम है. बट अगर मैं एक इतने सेगमेंट की बात करूँ या इतने सेगमेंट की बात करूँ, इसे हम कहते हैं एक साइकिल. तो ये एक साइकिल में, एक पूरे साइकिल में फेज़ जो है हर एक पार्टिकल का वो अलग अलग रहेगा. नो पार्टिकल्स रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट. अब यहाँ पे अगर कोई स्ट्रिंग है आपके हाथ में, उसे आप इमेजिन करके देखो कि आप उसमें एक वेव जनरेट कर ली है इस तरह से, तो आपको ये पता चल जाता है कि कोई भी पार्टिकल कंटिन्यूसली एट रेस्ट नहीं रहेगा. हर एक पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट होता रहेगा, बट for a very short duration of time, momentarily particle will be rest at these positions. Wait a minute. For a very short duration of time, particles will be at rest for yes, वो मैंने बता दी कि फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. अब ये आपने SHM में पढ़ा है कि अगर कोई पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट करता है, मान लो ये मीन पोजीशन है, तो व्हेनेवर पार्टिकल रीचेस एक्सट्रीम पोजीशन, तो एट एक्सट्रीम पोजीशन इट्स वेलोसिटी इज 0. तो अगर यहाँ पे आ गया सो इट विल बी मोमेंटरीली एट रेस्ट. तो यही हाल सबका रहता है. एक बार वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गए तो वहाँ पे हार्डली फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे विल बी एट रेस्ट. बाकी वो कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं. द पार्टिकल्स अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू देयर मीन पोजीशन. SHM में आपने पढ़ा था कि व्हेनेवर पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम. उसी तरह से ये पार्टिकल जब मीन पोजीशन पे रहेंगे सो उनकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम रहेगी. ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अलॉन्ग द वेव, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर. ये अभी मैंने बताया आपको. द वेव प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम
विथ अ सर्टन वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। ये वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन अभी हम डिराइव करने वाले हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। बट ये वेलोसिटी हर एक वेव की डिपेंड करती है कि वेव कौन से मीडियम में जनरेट हुई है। फॉर एग्जांपल अगर साउंड वेव है, तो साउंड वेव में हमने पढ़ा था कि साउंड वेव की वेलोसिटी अलग अलग कंडीशंस में, जैसे ह्यूमिडिटी वगैरह वगैरह अगर चेंज होती है तो साउंड की वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। सो ये डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है, कैसा है, उसके ऊपर आपकी वेलोसिटी डिपेंडेंट रहती है। प्रोग्रेसिव वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। यस, वेव्स के दो टाइप होते हैं प्रोग्रेसिव वेव के, एक होती है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी रहती है प्रोग्रेसिव वेव। ये दो वेव्स के बारे में मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक वेव है। इसमें ये जो पार्टिकल्स है ये इस तरह से ऑसिलेट हो रहे हैं, ऐसे अप डाउन। बट वेव जो है यानी एनर्जी जो है दैट इज़ प्रोपोगेटिंग इन दिस डायरेक्शन। इन दिस केस अगर पार्टिकल जो है दे आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इन दैट केस दिस वेव इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पे जो पार्टिकल्स है दे आर ऑसिलेटिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इन दिस केस द वेव इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव। फॉर एग्जांपल पानी के सरफेस पे जो वेव जनरेट होती है जब आप पत्थर फेंकते हो पानी में, तो इन दैट केस यानी पानी के सरफेस पे कोई भी डिस्टर्बेंस जनरेट करते हो आप, तो जो सरफेस पे जो आपको वेव्स दिखाई देती है उसे हम बोल सकते हैं ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि वो वेव्स आगे बढ़ रही है बट पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को आप ऐसे ऑसिलेट करो, स्ट्रिंग के ऑसिलेशन ऐसे हैं बट ऑसिलेशंस जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, एनर्जी जो है वो आगे बढ़ रही है, तो इन दैट केस आल्सो उसे हम ट्रांसवर्स वेव कह सकते हैं। दूसरा है लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव यानी साउंड वेव्स, ये हमने पहले भी देखा था। तो साउंड वेव्स के जो पार्टिकल्स रहते हैं यानी वो इस तरह से ऑसिलेट करते हैं। साउंड एयर पार्टिकल्स या एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो इस तरह से ऑसिलेट हो रहे हैं एंड जो साउंड है दैट इज़ प्रोपोगेटिंग इन दिस डायरेक्शन ओनली। यानी यहाँ पे ये पता चलता है कि दिस वाइब्रेशंस आर पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। सो इन दिस केस इस तरह की वेव को हम कहेंगे लॉन्जिट्यूडनल वेव। इसमें पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, उसे हम कहेंगे लॉन्जिट्यूडनल वेव। और उसकी वजह से यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे इसको हम कहते हैं क्रेस्ट और इसको हम कहते हैं ट्रफ। यहाँ पे हम इसको कहेंगे, जहाँ पे देखो आप यहाँ देख सकते हो ये जो एक इट इज़ अ मेथड टू शो लॉन्जिट्यूडनल वेव। इसमें हम दिखाते हैं कि ये एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से दूर दूर है और यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज़ मच क्राउड, तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल जो है वो लिटिल बिट कॉम्प्रेस्ड है, तो इसको हम कहेंगे रेयरफैक्शन। और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्राउडेड हैं उसे हम कहेंगे कॉम्प्रेशन। सो यहाँ पे रेयरफैक्शन एंड कॉम्प्रेशन आपको मिलते हैं और यहाँ पे क्रेस्ट एंड ट्रफ आपको मिलते हैं। ये है ट्रांसवर्स वेव और ये है लॉन्जिट्यूडनल वेव। दोनों का आगे थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन हमें देखना है। रिफ्लेक्शन के मामले में रिफ्लेक्शन में क्या होता है, बट उससे पहले हमें एक वेव का इक्वेशन डिराइव करना है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है बट हम डिराइव कर लेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स मुझे बताने थे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी उन्होंने बताई है वो ऐसा है कि बोथ ट्रांसवर्स वेव एज वेल एज लॉन्जिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स they can travel through solid, बट लॉन्जिट्यूडनल वेव जो है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कुछ, ये पॉइंट नंबर है आपका 10, लास्ट प्रॉपर्टी है। बट ओनली लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू फ्लूइड्स
यानी ट्रांसवर्स वेव जो है वो सॉलिड में पास नहीं हो सकती। कारण उसका ऑब्वियस है, क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स की जो पोजीशन है दैट इज़ फिक्स्ड, वो ऐसे ऑसिलेशंस नहीं कर सकते हैं। हाँ, देयर आर सम थर्मल वाइब्रेशंस बट वो निग्लिजिबल होते हैं, दैट डजंट मीन कि वो दे कैन कैरी सम एनर्जी विद देम। सो वो फिक्स रहते हैं, और इसी कारण इस तरह की जो वेव्स रहती हैं वो सॉलिड में आपको दिखाई नहीं देंगी। यस, देयर मे बी लिटिल बिट कॉम्परेशन इन सॉलिड्स एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि सॉलिड्स में से लॉन्जिट्यूडनल वेव्स पास हो सकती हैं। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स सॉलिड एज वेल एज फ्लूइड्स दोनों में से पास हो सकती है, बट ट्रांसवर्स वेव्स जो है दे कैन पास थ्रू ओनली यहाँ पे जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू फ्लूइड्स, ट्रांसवर्स वेव कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू फ्लूइड्स। अब इसका कारण क्या है कि ट्रांसवर्स वेव जो है वो फ्लूइड्स में से पास क्यों नहीं हो सकती? सॉरी, मैंने उल्टा बताया आपको, ट्रांसवर्स वेव कैन पास थ्रू सॉलिड्स, ये थोड़ा उल्टा हो गया था। हाँ, अब ये बात ज़रा जान लो कि ट्रांसवर्स वेव जो है ये क्यों पास नहीं हो सकती फ्लूइड्स में से। इसका कोई जस्टिफिकेशन आपके टेक्स्ट बुक में आगे कुछ भी दिया तो नहीं है। अब इनका कहना ये है कि लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू फ्लूइड्स। ट्रांसवर्स वेव का ऐसा रहता है, जो आप सरफेस पे देखते हो, अभी जैसे मैंने बताया, आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने कहा कि पानी पे ट्रांसवर्स वेव होती है, वो पानी में नहीं रहती, वो पानी के सरफेस पे रहती है। तो पानी के अंदर के जो पार्टिकल्स रहते हैं, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे ऊपर नहीं आ सकते। सो उसी के कारण देयर कैन नॉट बी लैटरल डिस्प्लेसमेंट लाइक दिस। हाँ, पानी के सरफेस के जो पार्टिकल्स के दे कैन हैव लैटरल डिस्प्लेसमेंट, बट जो पानी के अंदर की जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी लिक्विड के अंदर के, सो शायद वही कारण हो सकता है कि यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव कैन नॉट पास थ्रू द सॉलिड। उससे ज़्यादा कुछ खास एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया नहीं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, अब आगे का जो पार्ट है ना, मैं उसे डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ से। जो वेव इक्वेशन उन्होंने दिया है f(x - vt), अब पता नहीं ये इक्वेशन ऐसा क्यों दिया है। ये 6.2 इक्वेशन है जो है वो ज़रा करेक्ट दिया है, बट ये 6.2 इक्वेशन जो है वो कहाँ से आया वो अभी हमें थोड़ा सा चेक करना है। तो इसके लिए मैं थोड़ा पुराना सिलेबस रेफ़र करके आपको बताऊंगा, और आपको भी मैं एक सजेशन दे देता हूँ कि अगर आपके पास सराउंडिंग में कोई है जो 12th पास हो गया है, अभी रिज़ल्ट आज लगा है, कल लगा था, सो जिसका 12th पास हो गया तो उससे आप उसकी पुराने सिलेबस की बुक ले लो, क्योंकि उसमें थियरी यानी ये वेव्स की थियरी थोड़े बेटर तरीके से उन्होंने दी है। सो एनीवे, मैं वैसे ही आपको उसी बुक्स में से बताने वाला हूँ। सो ऐसे कोई खास ज़रूरत नहीं है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन फ्रॉम ओल्ड सिलेबस। तो ये एक ट्रांसवर्स वेव दिखाई है। अब इसमें कुछ पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वेवलेंथ। सो वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ का जनरली सिंबल रहता है लैम्डा। सो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। तो ये बोल सकता कि ये जो दो पॉइंट है ये सेम फेज में है। सो ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस, इसको मैं कहूँगा वेवलेंथ। ये और ये सेम फेज में नहीं है, ठीक है, ये इन दोनों में फेज डिफरेंस रहेगा। देयर विल बी अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। तो ये दो पॉइंट जो है जहाँ पे एक पूरा साइकिल आप देख सकते हो कंप्लीट हो रहा है, इसको मैं कहूँगा एक साइकिल, और इस साइकिल की जो लेंथ रहेगी उसे हम कहेंगे वेवलेंथ। या फिर दूसरी डेफिनेशन, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, ये भी सेम फेज में है, सो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो लैम्डा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव। फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दैट वेव। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल रहेगा n। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज नथिंग बट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। सो उसका सिंबल रहेगा t। और ये t और n में हमने एक रिलेशन भी देखा था।
टी और एन में फ्रीक्वेंसी, शायद ये दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड में क्या रिलेशन है ये हमें पता है, t इज इक्वल टू 1/n या फिर n इज इक्वल टू 1/t, ये रिलेशन इन दोनों में है। अब नेक्स्ट इज लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या हो सकती है? वेलोसिटी ऑफ द वेव इज, सिंपल डेफिनेशन हम देख लेते हैं वेलोसिटी की क्या। वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रैवल इन अ गिवन टाइम। सो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ देख लेते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो, जब ये पार्टिकल जो है एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करता है ना, तो ये जो वेव है ये एक साइकिल आगे बढ़ जाती है। फिर से बता रहा हूँ, जब ये पार्टिकल एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो उतने समय में ये जो वेव है ये एक साइकिल आगे बढ़ती है। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि इन टाइम t, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में समय कितना लगेगा? इतना। और ये कितना डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है? इतना, लैम्डा अपॉन टी। पर 1/t क्या रहता है? 1/t रहता है n। सो दिस इज नथिंग बट n लैम्डा। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ अ वेव। ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, बट इसके ऊपर भी कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। हालांकि भी पता नहीं, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत कम फॉर्मेट दिए हैं वेव्स के इक्वेशन के, हमें बहुत सारे फॉर्मेट्स देखने हैं। तो अभी शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ अ वेव, ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये वेवलेंथ, ये पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ वेव। और कोई पॉइंट है यहाँ पे? जी हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहिए था, जो मुझे आपके टेक्स्ट बुक में शायद दिखा नहीं। वो कुछ इस प्रकार से है। द प्रोग्रेसिव वेव इज कॉल्ड एज डबली पीरियोडिक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डबली पीरियोडिक वेव? यस, इसका जो नाम दिया है डबल पीरियोडिसिटी। अब आपको पता है कि SHM इज़ पीरियोडिक मोशन, ये हमें पता है। SHM इज़ पीरियोडिक मोशन। सो व्हाट इज़ डबल पीरियोडिक? सो डबल पीरियोडिक का मतलब जान लेते हैं पहले। अब हम देखते हैं कि ये साइकिल को आप ध्यान दो, फिलहाल ये ऐसा है, कुछ देर बाद ये वाला जो क्रेस्ट है ये ट्रफ हो जाएगा और ये ट्रफ जो है वो क्रेस्ट हो जाएगा। लेकिन फिर से नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा? फिर से वापस से यहाँ पे क्रेस्ट आ जाएगा और यहाँ पे ट्रफ आ जाएगा। यानी यहाँ पे हो ये रहा है कि आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ये साइकिल जो है इस सेगमेंट में, ये यहाँ से लेके यहाँ, ये A to B जो सेगमेंट है, A to B सेगमेंट में ये जो साइकिल का जो शेप है ये वापस रिपीट हो रहा है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो टाइम क्या रहेगा? ऑब्वियसली वो रहेगा पीरियड t, यानी इट इज़ पीरियोडिक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहाँ तक आ गए। फिर से एक बार बता रहा हूँ, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द साइकिल इज रिपीटेड ऑन दिस सेगमेंट, तो उसे कहते हैं हम पीरियोडिक इन टाइम। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस। जैसे कि ये है डिस्टेंस आपका लैम्डा, फिर से लैम्डा डिस्टेंस के बाद आपको क्या दिखाई देता है? ये लैम्डा डिस्टेंस के बाद फिर से ये जो डिस्टेंस है इसमें ये साइकिल फिर से रिपीट हो रहा है। ये जो डिस्टेंस है लैम्डा, ये लैम्डा डिस्टेंस के बाद नेक्स्ट लैम्डा डिस्टेंस में भी यही साइकिल हमें दिखाई दे रहा है कि रिपीट हो रहा है। यानी आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस साइकिल इज अगेन रिपीटेड। After equal interval of time cycle is repeated, as well as after equal interval of distance the cycle is repeated. यानी it is periodic in time and it is periodic in, इसे कहते हैं स्पेस, पीरियोडिक इन स्पेस। थोड़ी थोड़ी जगह के बाद फिर से वो साइकिल हमें वापस दिखाई देता है। ये साइकिल यहाँ पे है और एग्जैक्टली इसी की तरह का साइकिल फिर से यहाँ पे आ गया आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस। तो लैम्डा डिस्टेंस के बाद ये साइकिल रिपीट हो रहा है। यानी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा मैंने? पीरियोडिक इन टाइम एज वेल एज इट इज़ पीरियोडिक इन स्पेस। तो फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव
इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी वेव, बट स्टेशनरी वेव हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव वी कैन से दैट कि प्रोग्रेसिव वेव इज़ पीरियोडिक इन टाइम एज वेल एज पीरियोडिक इन स्पेस, एंड दैट्स व्हाई it is having double periodicity. Yes, the progressive wave is having double periodicity. ये कंसेप्ट मुझे आपके टेक्स्ट बुक में दिखाई नहीं दी, शायद मैंने कहीं पे मिस कर दिया हो, बट अभी इंट्रोडक्शन में तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, बट इसे आप याद रखना कि ये डबल पीरियोडिसिटी वेव में रहती हैं। दैट्स इट। तो अभी की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने जो एक इक्वेशन दिया है, इक्वेशन नंबर है 6.2, वो कहाँ से डिराइव किया। हाँ, उसमें थोड़ा सीक्वेंस उल्टा दिया है, बट एनीवे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन आया कहाँ से ये हमें पता होना ज़रूरी है, तो वो हम इक्वेशन पहले देख लेंगे, क्योंकि यही इक्वेशन हमें बाद में स्टेशनरी वेव्स में यूज़ करना है, जो इसी का नेक्स्ट पार्ट है। सो अभी की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ वेव। तभी के लिए ठीक।